Welcome everybody. This is our first video in the series of NEET previous year questions for the chapter System of Particles and Rotational Motion, or also known as Rotational Mechanics, for class 11th. Before this we have made videos for several other chapters and you can find all of those in our playlist section on our YouTube channel. Name of channel is Point Basics and there is a specific dedicated playlist for it. Name of that playlist is NEET previous year questions. So you can go and check all of those out. And also we have started similar series for JEE mains previous year also. So you can also check those out on our YouTube channel. And if you want to support us, then you can scan these QR codes and donate whatever amount you can, whatever is feasible to you. With this amount in future, we will be able to get you more questions, better question papers, and more material with also in better resolution, so that with having good computer hardware, we can provide you better quality video. So with this, let's start today's video. And today we are starting this chapter, so it will be from question number 1. So let's start. So first question is, two objects of mass 10 kg and 20 kg are respectively connected to two ends of a ridged rod of length 10 meter with negligible mass. So यहाँ पे जो मास है रोड का वो नेग्लिजिबल है. सो हम रोड को कंसीडर ना करते हुए उसको एक सिंगल कनेक्शन की तरह कंसीडर करेंगे, एक आप बोल सकते हैं सिंगल थ्रेड की तरह कंसीडर करेंगे. द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द 10 kg मास. हमें 10 kg मास से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस बताना है. सो सपोज ये 10 kg का मास है और यहाँ पे 20 kg मास है. दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 मीटर है. दिस इज 10 मीटर. सो हम सेंटर ऑफ मास को कहीं यहाँ पे बीच में अज्यूम कर लेते हैं. और जब भी आपको सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना होगा तो आपको कोऑर्डिनेट्स डिसाइड करने होते हैं कि आप किसके बेसिस पे कैलकुलेशंस करोगे. सो डिपेंडिंग अपॉन, बिकॉज यहाँ पे ये पूछा गया है कि डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द 10 kg. 10 kg से आपको ये वाला डिस्टेंस बताना है. मीन्स आप इसको अगर x मान लेते हो तो आपको ये डिस्टेंस बताना है. तो हम 10 kg को 0 पे मान लेते हैं, यानी कि ओरिजिन पे अज्यूम कर लेते हैं. तो अगर ये 0 पे है और हम वन डायरेक्शनल ले रहे हैं, वन डायमेंशनल, तो ये हो जाएगा x 0 पे और 10 हो जाएगा, जो 20 kg है ये हो जाएगा 10,0 पे. सो दीज विल बी द कोऑर्डिनेट्स. और हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला होता है XCM इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2. तो यहाँ से जब हम वैल्यूज पुट करते हैं, जो 10 kg है उसका x 0 पे है, प्लस जो 20 kg है उसका x 10 मीटर पे है, और डिवाइड बाय 10 प्लस 20. सो जब आप उसको सॉल्व करोगे इट विल बी 200 बाय 30 और 20 बाय 3 मीटर. तो ये आ जाता है x की वैल्यू, और यही पूछा गया है कि हमें बताना है डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द 10 kg मास. सो आंसर विल बी 20 बाय 3, ऑप्शन ए. अगर आप इसको 20 kg से पूछा जाता तो आप 20 kg के रिस्पेक्ट में भी इसको 0 मान के कैलकुलेशन कर सकते थे. उन दैट उस सिनेरियो में जो ये 10 kg है इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -10,0. सो डिपेंडिंग अपॉन कि आप कैसे करना चाहते हैं, you can do the calculations. Next question. Three identical sphere each of mass m are placed at the corner of a right angled triangle with are mutually perpendicular sides of equal to 2 meter. So taking the point of intersection of two mutually perpendicular sides as origin, the position vector of center of mass हमें बताना है. तो यहाँ पे ये पहला मास रखा हुआ है और ये दूसरा मास रखा हुआ है, और जो इनका डिस्टेंस है ओरिजिन से 2 मीटर. तो अगर आप इसके लिए x कोऑर्डिनेट लिखते हो, सपोज ये a है और ये b है, तो जो a है a के लिए कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे पास 2,0, और जो b है b के लिए कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,2. और a पॉइंट पे मास m है
और बी पॉइंट पे भी मास m है। सो अगर हम xcm निकालते हैं, सो इट विल बी m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड m1 प्लस m2। सो मास m, फर्स्ट मास m है, फर्स्ट मास का एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, प्लस सेकंड मास m है और उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, डिवाइड m प्लस m। सो यहां से हमारे पास आ जाता है 2m/2m। सो गेट्स 1 मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 1 होगी। और अगर आप देखते हो ऑप्शन में, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है बी, जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट 1 है। और अगर हम सिमिलरली y सेंटीमीटर तो y cm निकालते हैं, तो इट कम्स आउट m m1 y1 प्लस m2 y2 होगा। तो m1 m है, उसका लिए y1 की वैल्यू 0 है, प्लस m2 की वैल्यू भी m है और उसके लिए y की वैल्यू 2 है, बाय m प्लस m, तो यानी कि 2m, 2m/2m अगेन इट विल गिव अस 1। सो xcm ycm क्या हो जाएंगे, 1i प्लस 1j और i प्लस j। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इन नेक्स्ट क्वेश्चन, two particles of mass 5 kg and 10 kg respectively are attached to the two ends of rigid rod of length 1 meter with negligible mass. The center of mass of the system from the 5 kg। इस टाइप का क्वेश्चन हमने जस्ट प्रीवियसली किया है। सो एक 5 kg मास है, एक 10 kg मास है। 5 kg 10 kg और जो उनके बीच का डिस्टेंस है दैट इज 1 मीटर। और हमें सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस बताना है 5 kg पार्टिकल से। सो हम बीच में यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं और 5 kg से उसका डिस्टेंस अज्यूम कर लेते हैं कि वो कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है। 5 kg को 0 0 मानते हैं ओरिजिन, तो सेंटर ऑफ मास हो जाएगा x, 0 और जो 10 kg है इसका डिस्टेंस हो जाएगा 1, 0 बिकॉज इसका 5 kg से डिस्टेंस 1 मीटर। सो यहाँ पे हम xcm कैलकुलेट करते हैं, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड m1 प्लस m2। और यहाँ से जब हम कैलकुलेट करते हैं, सोल्व करते हैं, तो हमारे पास आएगा 5 x कोऑर्डिनेट 0 प्लस 10 x कोऑर्डिनेट 1 डिवाइड, दोनों मास को ऐड करते हैं, 5 प्लस 10 तो 15 होता है। सो इट कम्स आउट टू बी 10/15 और 2/3 मीटर। और अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हो, 2/3 इंटू 100, 200/3 और ये हो जाएगा 67 सेंटीमीटर। बिकॉज 100/3 अप्रोक्सीमेट आपको 33.3 देता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 66.6। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, three masses are placed on x-axis 300 gram at origin, 500 gram at x is equal to 40, 400 gram at x is equal to 70, distance of center of mass from the origin. So let me draw the coordinates first। तो सपोज कीजिए हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स हैं, 300 ग्राम को ओरिजिन पर प्लेस किया गया, तो यहाँ पे 300 ग्राम से, उसके बाद x इज इक्वल टू 40 पे 500 ग्राम। तो सपोज ये x इज इक्वल टू 40 है, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया 40,0 और यहाँ पे मास है 500 ग्राम और ओरिजिन हो गया 0,0 और साथ में 400 ग्राम है, x इज इक्वल टू 70। तो सपोज ये 70 है और यहाँ पे रखा गया है 400 ग्राम। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो सेंटर ऑफ मास का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना हमें, तो xcm क्या होगा, फॉर्मूला है m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइड सम ऑफ मासेस
सो जो 300 मास है, 300 ग्राम का मास है, वो 1 पे है, 0 पे है सॉरी। और यहाँ पे हम कन्वर्ट नहीं कर रहे मासेस को ग्राम से किलोग्राम में और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज जो आपका आंसर है तो सेंटीमीटर में है और मास की यूनिट से फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज जो मासेस हैं ऊपर नीचे सेम यूनिट में अगर हम रखते हैं तो यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी। सो 300, हाँ बस आप ऊपर किलो, ऊपर अगर आप ग्राम में ले रहे हो तो नीचे भी ग्राम में लीजिएगा, एल्स आप अगर आप ऊपर किलोग्राम में ले रहे हो नीचे ग्राम में ले रहे हो तब आंसर चेंज हो जाएगा, सेम उसमें आपको रखना है। सो 500 के लिए एक्स कोऑर्डिनेट है 40 एंड जो 400 है इसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट है 70। डिवाइड बाय सम ऑफ मासेस 300 प्लस 500 प्लस 400, जब सम करते हैं इनको तो ये 0 देगा, ये देगा 20 इंटू 1000, 20,000 प्लस 28,000 डिवाइड 1000। सो ये 48,000 देगा टोटल, डिवाइड बाय 1000, सो आंसर विल बी 48। और बिकॉज जो हमने लिए थे सभी सेंटीमीटर में थे तो ये भी सेंटीमीटर आएगा। थिंक 48, हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी सम में, 300 प्लस 500 प्लस 400 ये 1200 आएगा। सो ये 1200 और ये इसको कट करेगा 40, सो आंसर विल बी 40 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। Two person of masses 55 and 65 kg respectively are in the opposite end of a boat. The length of a boat is 3 meter, weighs 100 kg. The 55 kg man walks up to the 65 kg and sits with him. If the boat is still in water, the center of mass of the boat shifts by. So आपके पास कुछ ऐसी एक बोट है और उसके एक कॉर्नर पे 55 केजी का पर्सन है और दूसरे कॉर्नर पे 65 केजी का पर्सन। सो ये 55 केजी का पर्सन है और ये 65 केजी का पर्सन है और बोट का भी लेंथ है 3 मीटर और वेट है 100 ग्राम, 100 किलोग्राम। सो ये बोट का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा 100 किलोग्राम, ये पर्सन का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा और जो दोनों पर्सन के बीच का गैप है हम उसको बोट की लेंथ के इक्वल मान रहे हैं, दैट इज 3 मीटर। नाउ if boat is in still water and 55 kg man walk up to 65 kg man and sits with him, तो ये बताना है कि सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा तो कितना शिफ्ट होगा। सो इस सिनेरियो में अगर आपने थ्योरी को थोड़ा ध्यान से पढ़ा है तो आपको पता होगा इफ देयर आर ओनली इंटरनल फोर्सेस इन्वॉल्व, then center of mass does not change. Means जब ये वाला पर्सन, इसको हम सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे प्रॉपर्ली, ओके, जब ये पर्सन यहां से यहां आता है तो ये अपनी इंटरनल फोर्सेस का यूज करता है, अपनी बॉडी का यूज करता है। मीन्स बाहर से किसी थर्ड पर्सन ने इस पे फोर्स नहीं लगाया, इसने जो भी फोर्स जनरेट किया यहाँ से यहाँ आने तक इसने अपना फोर्स लगाया, अपनी बॉडी के इंटरनल फोर्सेस का प्रयोग किया। सो दैट्स वाई जो सेंटर ऑफ मास है वो चेंज नहीं होगा और अगर सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हो रहा तो उसमें शिफ्ट कितनी हो जाएगी, 0 की, उसमें कोई शिफ्ट नहीं होगी। एंड और जब ये क्या होगा कि सपोज कीजिए कि इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करता है,
ये हम एक हाइपोथेटिकल पॉइंट मान लेते हैं, ये एक हाइपोथेटिकल लाइन है। नहीं, ये इससे इधर आएगा। हाँ, ये लाइन सपोज यहाँ पे इसमें इस लाइन पे इसका सेंटर ऑफ मास लाइन करता है। यहाँ पे सपोज इस पॉइंट पे इस बोर्ड का सेंटर ऑफ मास लाई करता है। नाउ अब क्या हो रहा है कि ये पर्सन है जो वो इधर आ गया, तो उस सिनेरियो में ये सिचुएशन कुछ ऐसे बन जाएगी कि अब यहाँ पे 55 वाला पर्सन है और 65 वाला भी पर्सन, तो यहाँ पे टोटल वेट हो जाता है 110 kg। और जो आपका ये बोर्ड का 100 kg मास है वो हाइपोथेटिकली यहाँ पे कहीं पे होगा। तो जो आपकी बोट है वो थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएगी आगे की तरफ। पहले आपकी बोट यहाँ पे थी, अब आपकी बोट थोड़ी सी आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ पे थोड़ा सा कि यस, ये लाइन और लगा देते हैं। हाँ, पहले आपकी बोट की पोजीशन ये थी, अब आपकी बोट इतना शिफ्ट हो गई है, और पहले आपका सेंटर मास जो यहाँ पे था वो यहीं पे था, पर जो बोट है, अगर आप ये देखिए इस लाइन को यहाँ से आगे थोड़ा देखेंगे एक्सट्रैक्ट करके कि बोट थोड़ा सा इस तरफ मूव हो गई है, सो दैट जो दोनों चीजें हैं वो उनको बैलेंस कर पाए। और आप ये शिफ्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना शिफ्ट होगा। अगर आपको ये शिफ्ट कैलकुलेट करनी है कि जो बोट है, बोट कितना शिफ्ट हुई, ये सब मैनेज करने के लिए, बिकॉज बोट को शिफ्ट होना पड़ेगा तभी यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है कि जो सेंटर ऑफ मास वो चेंज ना हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस लाइन को, यहाँ पे जो पर्सन 55 kg का है, इसको 0 0 मान के ये सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आपके पास ये सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट आ जाए, देन इन दैट सिनेरियो अगर आपने यहाँ पे 0 0 माना था, तो अब ये इस एंड का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, सपोज अगर ये x डिस्टेंस से डिस्प्लेस हुआ तो इट्स कोऑर्डिनेट विल बी -x, 0। और जो ये 100 kg का मास था, जो कि पहले कितने पे होना चाहिए था, 1.5 पे होना चाहिए था, बिकॉज जो बोट की लेंथ है वो 3 मीटर है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी बोट, तो ये 1.50 पे होना चाहिए था। तो अब ये जो 100 kg का मास है, अब ये लाई करेगा 1.5 -x, 0 पे। और जो ये दोनों पर्सन है, ये पहले जो 65 का पर्सन, ये पहले 3, 0 पर लाई कर रहा था, और अब इसके साथ 55 भी आ गया, तो अब ये दोनों कहाँ पे लाई करेंगे, 3 -x, 0। और जब आप इससे जो सेंटर ऑफ मास निकालते हो वो x की टर्म्स में आएगा, और वो पहले सेंटर ऑफ मास के इक्वल होना चाहिए। और ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बोर्ड का, अगर आपके पास सिमिलर क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता है। सो विद दिस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg एंड 3 kg हैव पोजीशन वेक्टर्स, ये पोजीशन वेक्टर गिवन है हमें, रिस्पेक्टिवली द सेंटर ऑफ मास ऑफ द पोजीशन वेक्टर। तो हमें सेंटर ऑफ मास बताना है। तो अगेन यहाँ पे हम m1 x1 m2 x2 और ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अगर हम x के लिए कैलकुलेट करते हैं, सो इट कम्स आउट टू बी, पहले का मास 1 है और उसका x कोऑर्डिनेट है 1, प्लस दूसरे का मास 3 है और उसका x कोऑर्डिनेट है -3, बाय टोटल मास इज 4। सो 1 -9/4, ये आ जाता है -8/4, यानी कि -2। तो अगर आप ऑप्शन देखते हो तो आपके पास ओनली दो ऑप्शन है जिनमें x की वैल्यू -2 है। तो अगर हम j कैलकुलेट कर पाए तो हमें पता चल जाएगा कौन सा राइट आंसर है। सो y का अगर चेक कैलकुलेट करते हैं हम, तो पहले के लिए मास 1 और y की वैल्यू है 2 प्लस 3, सेकेंड के लिए y की वैल्यू है -2, डिवाइड बाय टोटल मास जो कि 4 है। सो 2 -6/4 -4/4 यानी कि माइनस। सो ऑप्शन बी यहाँ से मैच करता है। और अगर हम थर्ड कोऑर्डिनेट भी कैलकुलेट करें z, तो हमारे पास हो जाएगा 1 × 1 प्लस 3 × 1/4, सो 4 + 4 4, और ये आता है +1, सो -2i -j + k, हमारा ऑप्शन बी मैच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Consider a system of particles having masses m1 and m2. If the particle of mass m1 is pushed toward the mass m2 through a distance d, by what distance would the particle m2 move so that keep the center of mass of the particle at the original position? तो इसको आप टू मेथड से कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ओनली डिस्प्लेसमेंट वाइज लें तो डिस्प्लेसमेंट वाइज आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि जो m1 है उसको आपने d डिस्प्लेसमेंट दिया, सपोज कीजिए m2 है जो उसको x डिस्प्लेसमेंट मिला, तो ये दोनों इक्वल होते हैं. सो यहाँ से आ जाता है m1d बाय m2 इज इक्वल टू x. तो ये हो गया m2 का डिस्प्लेसमेंट. और अगर आपको इसमें डाउट है कि सर ये कैसे होगा पूरा का पूरा, तो हम इसको प्रॉपर वे में ड्राइव कर सकते हैं. समथिंग लाइक दिस. ये सपोज कीजिए ये m1 है और ये m2 है और उनके बीच का कोई डिस्टेंस ले लेते हैं हम. उनके बीच का हमने डिस्टेंस ले लिया r, नॉट r. यहाँ पे हम इनका सेंटर ऑफ मास अज्यूम कर लेते हैं. ये हमने सेंटर ऑफ मास ले लिया और x1 के लिए m1 के लिए डिस्टेंस x1 है और m2 के लिए डिस्टेंस x2. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास की टर्म में क्या हो जाएगा, m1 x1 इज इक्वल टू होता है m2 x2. नाउ सपोज कीजिए आपने m1 को डिस्प्लेस कर दिया कितना, डिस्टेंस x, और ये किया टुवर्ड सेंटर ऑफ मास किया. तो अब जो डिस्टेंस पहले m1 के लिए x1 था, अब वो क्या हो जाएगा, x1 माइनस d हो जाएगा. और जो x2 है उसके लिए हम सपोज डिस्टेंस ले लेते हैं x2 प्लस x. हमें नहीं पता x पॉजिटिव है नेगेटिव है, हमने उसको नॉर्मल x अज्यूम कर लिया. सो अगर हम फिर से सेम इक्वेशन लिखें, बिकॉज बैलेंसिंग तो फिर भी होगी. सो m1 x1 माइनस d इज इक्वल टू m2 x2 प्लस x. और यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं that m1 x1 minus m1 d is equal to m2 x2 प्लस x. और हमें पता है m1 x1 is equal to m2 x2. यहाँ से ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कट कर देंगे, और ये सॉरी यहाँ पे m2 भी आएगा. ठीक है. सो x की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ पे, माइनस m1 d बाई m2 इज इक्वल टू x. और नेगेटिव साइन किस लिए आया, बिकॉज हमने x को यहाँ पे पॉजिटिव अज्यूम किया था. यहाँ पे अगर हम x को नेगेटिव अज्यूम करते हैं मीन्स कि x में रिडक्शन होगा, तो ये है. या आप बोल सकते हो कि x यहाँ पे नेगेटिव आया, इसका मतलब है कि अगर आप m1 का डिस्टेंस रिड्यूस करोगे तो m2 का डिस्टेंस भी रिड्यूस होगा. और अगर आपको इसमें डाउट है कि सर ये कैसे आया, ये एक्सप्रेशन कैसे आया, हमने तो सिर्फ यही पढ़ा है कि xcm इज इक्वल टू होता है m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2. तो अगर आपको ये एक्सप्रेशन लेना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको थोड़ा सा अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज करना होगा. जो हमने यही एग्जांपल लिया m1, यहाँ पे हमने सेंटर ऑफ मास अज्यूम किया COM, और ये हमने m2 लिया, ये डिस्टेंस हमने लिया था x1 और ये डिस्टेंस लिया था हमने x2. तो आप क्या कीजिए, जो आपका सेंटर ऑफ मास है इसको 0 0 मान लीजिए मेजरमेंट के लिए. तो ये पॉइंट हो जाएगा माइनस x1 0 0 और ये पॉइंट हो जाएगा x2 0. तो अब अगर इस फॉर्मूले में आप पुट करते हो तो आपको पता है x सेंटर ऑफ मास तो 0 पे है, तो यानी xcm 0 हो गया, इक्वल्स टू m1 इंटू माइनस ऑफ x1 प्लस m2 इंटू x2 डिवाइड बाय सम ऑफ मासेस यानी m1 प्लस m. अब ये इधर मल्टीप्लाई होके जाएगा तो 0 बन जाएगा, तो आपके पास फाइनल बचेगा माइनस m1 x1 प्लस m2 x2 इज इक्वल टू 0. आप इसको उधर लेके आ सकते हैं, तो आपके पास आ जाएगा m2 x2 इज इक्वल टू m1 x1. दैट्स हाउ आप इसको ड्राइव कर सकते हो और इसका आगे फर्दर यूज कर सकते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. 3 identical metal balls each of radius are placed touching each together on horizontal surface such that an equilateral triangle is formed when center of three balls are joined. The center of mass of the system is located. So आपके पास 3 balls हैं
तो लेट अस कंसीडर कि ये हमारी फर्स्ट बॉल है, इसको भी हम कॉपी करके लेते हैं सो दैट साइज हमारा इक्वल रहे। पेस्ट, ये सेकंड बॉल हो जाएगी और ऐसे ही पेस्ट करके हमारे पास थर्ड बॉल आ जाएगी। तो ऐसे हमारे पास 3 बॉल्स हैं। अभी क्या किया गया, एक ट्रायंगल फॉर्म की गई है जो इनके सेंटर से पास होती है ऐसे। समथिंग लाइक दिस। सो सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम बताना है कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहाँ पे होगा। तो सेंटर ऑफ मास है जो कहाँ पे लाई करेगा, वो आपका इन तीनों के यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा। और जो ये पॉइंट आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, जो इनके मीडियंस हैं, जो जो तीनों लाइंस हैं ए बी सी हैं, इनके मीडियन से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो मीडियंस हैं इनके जो कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो इनका सेंटर ऑफ मास होता है। और अगर आप इसको थ्योरेटिकली कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप थ्योरेटिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप ये मान सकते हैं कि ये वाला जो बॉल है इसका मास m है, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है। तो बिकॉज इनकी रेडियस इक्वल है तो जो a कोऑर्डिनेट है अगर आप उसको 0 0 मानते हैं तो जो b कोऑर्डिनेट हो जाएगा, b कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो जाएगी 2r, 0। और जो सी कोऑर्डिनेट है अगर आपको वो फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे एक ट्रायंगल बना सकते हो, एक डी पॉइंट लेके यहाँ पे। बिकॉज इक्वल लेंथ है तो ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। और आपको ये पता है कि ये वाली जो लेंथ है दिस इज 2r, ये टोटल लेंथ 2r है। तो यहाँ से जो AD है, AD की वैल्यू आ जाएगी 2r cos 60, यानी कि cos 60 होता है हाफ यानी कि r। और जो AD के बाद हमारे पास CD निकालना है, CD की वैल्यू आ जाएगी 2r sin 60 और ये होता है √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा r√3। तो यानी कि जो C पॉइंट है, C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे आपके r, r√3। अब बिकॉज सबका मासेस बराबर इक्वल है तो अगर हम x कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करते हैं xcm, तो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइड बाय टोटल मास यानी कि 3m। तो ये हो जाएगा 2rm और ये mr यानी कि 3mr बाय 3m। तो x की वैल्यू तो r है, मींस जो आपका कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास है वो इस लाइन पर CD लाइन पे ही लाई करेगा बीच में कहीं पे, उसके लिए x की वैल्यू r है। नाउ कैलकुलेट ycm। जो ycm होगा तो फर्स्ट के लिए तो y कोऑर्डिनेट 0 ही है, प्लस दूसरे के लिए भी y कोऑर्डिनेट 0 है, प्लस जो थर्ड है उसके लिए y कोऑर्डिनेट है r/√3 और डिवाइड 3m अगर हम करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा rm√3/3m। सो m से m कैंसल और ये हो जाएगा r/√3, यानी कि इस लाइन पे कहीं यहाँ पे लाई करेगा सेंटर ऑफ मास। और ये एग्जैक्टली वही पॉइंट है जहाँ पे मीडियंस कट करते हैं r/√3 हाइट पे। सो दैट्स हाउ आप कैलकुलेट कर सकते हो कि, और जो इसका आंसर होने वाला है इट विल बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टू पार्टिकल्स विच आर इनिशियली एट रेस्ट move towards each other under the action of their internal attraction. If their speeds are v and 2v at any instant, then speed of their center of mass will be. So यहाँ पे बोला गया कि स्टार्टिंग में वो किस पे है, रेस्ट पे है, और बाद में मूव करते हैं ड्यू टू देयर इंटरनल इंटरेक्शन। बिकॉज यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, F external is 0 means dp/dt is 0 और मोमेंटम is कांस्टेंट। अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो स्टार्टिंग मोमेंटम यानी p इनिशियल शुड बी इक्वल टू p फाइनल। इनिशियल मोमेंटम कितना है, सभी रेस्ट पे है तो 0 इक्वल्स टू p फाइनल। दो मासेस हैं तो हम m1 पहले का अज्यूम कर लेते हैं, p1 पहले का अज्यूम कर लेते हैं, p2 मोमेंटम दूसरे का अज्यूम कर लेते हैं। सो दिस विल बी द फाइनल मोमेंटम। नाउ बिकॉज दोनों मोमेंटम्स का सम 0 है
और जो दोनों मोमेंटम का सम होता है यही किसके इक्वल होता है, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, और दोनों का सम तो जीरो, यानी सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम भी जीरो है, यानी कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी जीरो है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजल्टेंट ऑफ ए क्रॉस जीरो विल बी इक्वल टू। सो अगर आपने ए लिया है और उसको आप जीरो से मल्टीप्लाई करते हो, और ये क्या है, क्रॉस वेक्टर, ये नॉर्मल मल्टीप्लाई नहीं है, ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर आप किसी वेक्टर का जीरो के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो आपको मिलता है जीरो वेक्टर। और ऐसा क्यों, बिकॉज दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज एक वेक्टर होता है, दैट्स वाई रिजल्ट आपका जीरो नहीं हो सकता, उसको वेक्टर फॉर्म में ही होना पड़ेगा। इसलिए हमने एक जीरो वेक्टर डिजाइन किया जाता है इसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उसके वो आपको आंसर देगा जीरो वेक्टर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, vectors a b c are such that ab is 0, a dot b is 0, मतलब a dot b 0 है तो इसका इंप्लीकेशन होगा कि a परपेंडिकुलर है b के और b परपेंडिकुलर है a के। ac 0 है तो इसका इंप्लीकेशन क्या होगा कि a परपेंडिकुलर है c के और c परपेंडिकुलर है a के। तो ये बताना है कि a वेक्टर किसके पैरेलल हो सकता है, a क्रॉस b के, b प्लस c के, b क्रॉस c के, b एंड c के। तो हम ऑप्शंस को वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट हमें दिया गया है a क्रॉस b, तो जो a क्रॉस b होता है क्रॉस प्रोडक्ट, वो परपेंडिकुलर होता है दोनों के, यानी कि मान लीजिए a क्रॉस b से हमें c वेक्टर मिलता है, तो जो c वेक्टर है ये परपेंडिकुलर होगा किसके, a वेक्टर के भी, और जो c वेक्टर है ये परपेंडिकुलर होगा b वेक्टर के। तो ये c के भी परपेंडिकुलर है, b के भी परपेंडिकुलर है, तो पहला हमें पैरेलल पूछा गया, तो पहला तो नहीं हो सकता। नाउ b प्लस c, बिकॉज जो a वेक्टर है वो b के भी परपेंडिकुलर है, c के भी परपेंडिकुलर है, तो उनके प्लस के भी वो परपेंडिकुलर ही रहेगा। b एंड c ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि b और c के तो परपेंडिकुलर है, तो इनके भी परपेंडिकुलर ही रहेगा। सो यहाँ पे बचता है ओनली ऑप्शन बचता है b क्रॉस c। और ये कैसे बचता है ये हम आपको एक्सप्लेन भी कर देते हैं कि जो b क्रॉस c, सॉरी यहाँ पे हमने c ले लिया, यहाँ पे हमें d लेना चाहिए था, बिकॉज c तो हम ऑलरेडी ले चुके थे, तो b। सपोज कीजिए b क्रॉस c से हमें क्या मिलता है, f मिलता है, f वेक्टर मिलता है। तो मतलब क्या होगा, जो f वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होगा b वेक्टर के, जो f वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होगा c वेक्टर के। और अगर आप यहाँ पे देखें जो हमारे पास ये है, a वेक्टर है परपेंडिकुलर b के, हमने क्या लिखा है कि a वेक्टर परपेंडिकुलर है b के और a वेक्टर परपेंडिकुलर है c के। तो देखिए आप, f b के परपेंडिकुलर है और a भी b के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a और f क्या हो जाएंगे, पैरेलल। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। a and b are two vectors and theta is the angle between them if a cross b की वैल्यू है √3 a dot b, the value of theta is, थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। सो a क्रॉस b को हम लिखते हैं पहले, a क्रॉस b हो जाएगा a मॉडुलस b मॉडुलस कोस ऑफ थीटा √3, a डॉट b होगा a मॉडुलस b मॉडुलस, नोट क्रॉस में साइन थीटा है, सॉरी ये साइन थीटा और यहाँ पे आएगा कोस ऑफ थीटा। सो ए और बी तो बिकॉज मॉडुलस है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये कोस इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो साइन थीटा बाय कोस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा √3, और ये होता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू √3। तो टेंजेंट थीटा √3 कब होता है, ये होता है 30 डिग्री, आई थिंक सो, नॉट 30 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री पे होता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। If the angle between vectors a and b is theta, the value of product a cross b dot a is equal.
तो देखिए ये बोला गया है कि ए और बी के अंदर जो बीच में एंगल है वो थीटा है। तो पहले हमें करना ए क्रॉस बी। तो सपोज सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, और जब हमने ए क्रॉस बी किया है तो इसका मतलब क्या है, सी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड सी इज परपेंडिकुलर टू बी। जो सी वेक्टर है वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। नाउ अब आप हम क्या कर रहे हैं, सी और ए का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो सी डॉट जब ए हम करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा सी का मॉडुलस ए का मॉडुलस कोस ऑफ थीटा, सी और ए के बीच का जो एंगल होगा। और सी और ए एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो यानी कि इनके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री, और कोस 90 होता है 0। सो आंसर विल बी 0, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए क्रॉस बी इज दिस देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी हमें बताना है। तो इस सिनेरियो में जो थीटा होगा हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में, कि ए क्रॉस बी होगा ए मॉडुलस बी मॉडुलस ऑफ साइन थीटा √3 टाइम्स ए डॉट बी होगा ए मॉडुलस बी मॉडुलस ऑफ कोस थीटा, और यहाँ से ए बी कैंसिल हो जाएगा, और साइन बाय कोस यानी कि टेंजेंट थीटा आता है √3, और थीटा की वैल्यू आ जाती है 60 डिग्री। तो अब हमें a प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा पावर हाफ। तो यहाँ पे अगर थीटा की वैल्यू 60 पुट कर लेते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कोस ऑफ 60 होता है हाफ, तो पावर हाफ, हाफ से हाफ कैंसिल, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ab पावर हाफ। So option A is the right answer. Next question. The angular acceleration of a body moving along the circumference of a circle is along the tangent to its position, along the axis of rotation, along the radius away from the center, along the radius towards the center. So first of all हम क्या करते हैं, सर्कल बनाते हैं। तो सपोज कीजिए आपके पास एक सर्कल है, और ये जो रेड लाइन है ये आपका डिनोट करती है आपका रेडियस वेक्टर। तो यहाँ पे आपके पास दो टाइप के एक्सेलरेशन होंगे। एक एक्सेलरेशन होता है जिसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोला जाता है, जो परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी के, और एक दूसरा एक्सेलरेशन होता है जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, वो टुवर्ड्स द सेंटर होता है। सो डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन वी हैव, जो एक्सेलरेशन है वो चेंज कर सकता है। जो सेंटर की तरफ होता है इसको बोला जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और जो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होता है इसको बोला जाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सो यहाँ पे हम एंगुलर एक्सेलरेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे अल्फा की बात हो रही है। जो अल्फा एक्सेलरेशन है वो उसकी वैल्यू क्या होती है, या तो आप इसको r इंटू ए लिख सकते हो, या आप इसको डी ओमेगा बाई डी टी भी लिख सकते हो। और जो इसकी डायरेक्शन है, अगर आप ओमेगा के हिसाब से देखते हो तो ये अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन मिलती है, बिकॉज जो ओमेगा है वो भी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन पे आता है। डिपेंडिंग अपॉन कि ओमेगा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a disk is rotating with angular velocity omega about its axis without any translational push on smooth surface. डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट बी। बी पॉइंट पे हमें वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बताना है। सो लेट अस ड्रॉ। ये सपोज कीजिए हमारा सर्कल है, तो जो बी पॉइंट पे वेलोसिटी होगी वो ऐसे पॉइंट करेगी, और जो यहाँ पे ए पॉइंट है
ऊपर की तरफ, सपोज यहाँ पे, तो ए पॉइंट पे वेलोसिटी ऐसे पॉइंट कर रही होगी बिकॉज जो रोटेशन की डायरेक्शन है वो कुछ ऐसे, और ये यहाँ पे हमारा सेंटर। नाउ यहाँ पे हमें देखिए, अगर आप देखते हो तो आंसर में लेफ्ट राइट लिखा हुआ है, मीन्स ये डायरेक्शन होगी लेफ्ट और ये डायरेक्शन होगी राइट। तो यहाँ पे जो लेफ्ट और राइट है ये आपको डायरेक्शन ऑटोमेटिकली दे देंगे। जब इन्होंने आपको डायरेक्शन दे दी तो आपको सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड। और बिकॉज आपने दोनों साइड के लिए अलग अलग नेमिंग कर दी है तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर हम क्या करते हैं, अगर हम नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, सपोज कीजिए ये ऐसा हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पे हम x लेते हैं और यहाँ पे हम y डायरेक्शन लेते हैं। तो बिकॉज हमने यहाँ पे ओनली 2 डायरेक्शंस लिए, तो जब आप इधर जाओगे लेफ्ट साइड में जाओगे आपको x ही यूज करना है, तो दैट्स वाई हम यहाँ पे यूज करते हैं माइनस, कि -1 -2 -1 इन x डायरेक्शन। तो उससे आपको पता चल जाता है कि आपको 0 से कहाँ पे जाना है, लेफ्ट में जाना है। अगर आपको +1 इन x बोल दिया जाए तो यानी कि आपको ओरिजिन से पॉजिटिव साइड ऑफ यानी कि राइट साइड में जाना है। यहाँ पे हम राइट लेफ्ट दोनों ऑलरेडी बोल चुके हैं, तो अगर हम यहाँ पे बोल देते हैं कि हमें -1 इन लेफ्ट जाना है, तो यहाँ पे लेफ्ट के अंदर -1 है ही नहीं बिकॉज ये लेफ्ट डायरेक्शन है। तो इसका इसमें नेगेटिव डायरेक्शन में जाना मीन्स आपको इस डायरेक्शन में जाना होगा जो कि ऑलरेडी राइट है। तो यहाँ पे नेगेटिव का कंसेप्ट होगा ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपको लेफ्ट और राइट और मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। सो अगर रेडियस r लेते हैं तो vb हो जाएगा r ओमेगा, यानी कि मैग्नीट्यूड उसका r ओमेगा हो गया, और डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट। सो ऑप्शन डी ओमेगा r टुवर्ड्स द लेफ्ट। आपको ये डाउट आ सकता है कि सर इसमें माइनस ओमेगा r भी ले सकते थे कि ये नेगेटिव डायरेक्शन ले रहे हैं। तो माइनस ओमेगा r तब लेते जब हमारे पास ओनली एक ही डायरेक्शन होती, कि अगर सिर्फ राइट डायरेक्शन है और राइट का नेगेटिव हम फिर अगर हमारे पास ओनली एक ही डायरेक्शन होती तो राइट का फिर हम नेगेटिव ले सकते थे, बट यहाँ पे राइट का नेगेटिव ऑलरेडी लेफ्ट दिया हुआ है, सो दैट्स वाई हम यहाँ पे प्लस ओमेगा आर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी, ये आर है एंड ये ओमेगा है। सो हमें ये पता है कि जो v होती है वो होती है ओमेगा क्रॉस आर। तो दोनों का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करें तो हमें v की वैल्यू मिल जाएगी। सो ओमेगा यहाँ पे आई जे के लिख लेते हैं। ओमेगा की वैल्यू है 5 - 6 एंड 6, और आर की वैल्यू है 3 - 4 1। सो आई हो जाएगा -6 + 24, जे के लिए नेगेटिव साइन होता है तो जे हो जाएगा -5 5 - 18 एंड कमिंग टू के, के लिए हो जाएगा -20 + 18। सो यहां से आता है 18i + 13j -2k। सो जो ऑप्शन बी है हमारा दैट्स द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन ए फोर्स ऑफ 3j न्यूटन acts on a particle whose position vector is 2 km। सो जो टॉर्क होती है, टॉर्क के लिए फॉर्मूला होता है r क्रॉस f। सो जो यहाँ पे r है उसकी वैल्यू है हमारे पास 2k, बिकॉज ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मेजर करना है तो आपको इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करना। एल्स सपोज कीजिए ये पोजीशन वेक्टर 2k होता और इसको 1,1 के रिस्पेक्ट में मेजर करना होता, तो उस सिनेरियो में जो आपका एक्चुअल r की वैल्यू होती है दैट विल बी 2k -i - j। तब ये आपकी r की वैल्यू हो जाती है, बिकॉज यहाँ पे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मेजरमेंट करनी है तो यहाँ पे आपको कोई भी वैल्यू सब्ट्रैक्ट नहीं करनी पड़ेगी। क्रॉस जो f है दैट इज 3j। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 6 आएगा, 6 ×
K क्रॉस J, और आपको पता है कि आपको I क्रॉस J करके K मिलता है, J क्रॉस K करके आपको I मिलता है। और हमने क्या बीच में छोड़ दिया, I, यस, I J K, तो ये ऐसे चलता है। तो हमारे पास J क्रॉस K से हमें I मिलता है, बट हमारे पास अभी रिवर्स है, K क्रॉस J है, तो हमें मिलेगा माइनस I, इट विल बी -6I न्यूटन मीटर विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्स की वैल्यू गिवन है, पार्टिकल के लिए R की वैल्यू गिवन है, वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ओरिजिन इज कंजर्व। सो एंगुलर मोमेंटम होता है L, और इसके लिए फॉर्मूला होता है R क्रॉस P। सो एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व होता है, जैसे आपके पास लीनियर में जो फोर्स होता है, फोर्स इज इक्वल टू dp/dt होता है, ऐसे ही एंगुलर में जो टॉर्क होता है, टॉर्क इज dl/dt। तो अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, यानी कि dl/dt इज इक्वल टू 0 है, तो यानी कि टॉर्क 0 है। तो अगर हम यहाँ पे r क्रॉस f करें, तो यहाँ से हमें अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, तो जो टॉर्क है 0 है, इज इक्वल टू r क्रॉस f। सो I J K, R की वैल्यू है हमारे पास 2 - 6 - 12, 2 - 6 - 12, और ये वैल्यू है F की अल्फा 36। तो जब इनको हम सोल्व करते हैं यहाँ पे, और पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप ओनली एक सिंगल कंपोनेंट के लिए भी सोल्व कर सकते हैं। तो अगर हम I के लिए सोल्व करते हैं, तो हमारे पास अल्फा नहीं आएगा, तो हम I के लिए सोल्व नहीं करेंगे, बिकॉज I में ये दोनों आएंगे। नॉट, हम अगर J के लिए सोल्व करते हैं, तो J में हमारे पास आता है 12 माइनस, सॉरी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12, बिकॉज हमें पता है कि टॉर्क 0 है, तो ये कंपोनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे I कंपोनेंट अगर आप सोल्व करते हो, तो ये क्या आएगा, I कंपोनेंट -36 प्लस 36, तो ये कंपोनेंट 0 हो गया। तो ऐसे ही J कंपोनेंट भी 0 होना चाहिए, मतलब 12 + 12 अल्फा इज इक्वल टू 0, और यहाँ से अल्फा आ जाता है -1। कंपेयर करते हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, when mass is rotating in a plane about a fixed point, its angular momentum is directed along a line perpendicular to the plane of rotation, to line angle 45 degree to plane of rotation, to the radius, to the tangent to the orbit। So जो angular momentum होता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है L = R क्रॉस P, मीनिंग जो एंगुलर मोमेंटम है वो परपेंडिकुलर है रेडियस के भी, और वो परपेंडिकुलर है इसके भी, वेलोसिटी के भी। सो लेट अस ड्रॉ कि अगर आपके पास एक सर्कल है कोई, तो इसमें जो रेडियस वेक्टर है वो ऐसे आउटवर्ड होता है, ये रेडियस वेक्टर ऐसे बाहर की तरफ होता है, और वेलोसिटी ऐसे होती है किसी एक पॉइंट पे। तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो आपका रेडियस के भी परपेंडिकुलर है और वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है, मींस जो L है वो क्या है, आउट ऑफ प्लेन है, मींस जो L वेक्टर की डायरेक्शन है वो स्क्रीन से आपकी तरफ, बाहर की तरफ आ रही है। और तो अगर बाहर की तरफ आ रही है, तो उनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो आप देखिए, डायरेक्टेड अलोंग रेडियस नहीं हो सकता क्योंकि परपेंडिकुलर है, टेंजेंट टू द ऑर्बिट नहीं हो सकता, तो जो ऑप्शन है ए लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, जो प्लेन ऑफ रोटेशन है उसके परपेंडिकुलर, सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखिए ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ विद O एट इट्स सेंटर, F1 F2 represent three forces acting along the sides AB, BC and AC respectively. The total torque about O is 0. Then the magnitude of F3. तो जो टॉर्क होती है हमारे पास, टॉर्क होती है ऑलवेज R क्रॉस F, और यहाँ पे टोटल टॉर्क 0 बोला गया, मतलब कि जो R1 क्रॉस F1 प्लस R2 F2
क्रॉस प्रोडक्ट प्लस R3 क्रॉस F3 इज इक्वल टू 0 एज पर डेफिनेशन। नाउ अगर हम ये डिस्टेंसेस कैलकुलेट करें, ये पहले के लिए डिस्टेंस हो जाएगा, ये दूसरे के लिए डिस्टेंस हो जाएगा और ये तीसरे के लिए डिस्टेंस होगा। बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल है और जो O है वो सेंटर है, तो ये डिस्टेंसेस इक्वल रहेंगे। मींस OB इक्वल होगा, OC इक्वल होगा और OA इक्वल होगा। सो OB OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC और R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3। ये फर्स्ट थिंग हो गई हमारी। और जो इनके एंगल्स बनेंगे किसके साथ, फोर्सेस के साथ। सपोज कीजिए जो हमारा OB है, हम इसको थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड कर दें, ऐसे OC को थोड़ा एक्सटेंड कर दें और जो OA है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, तो जो फोर्स और रेडियस के बीच में एंगल बनेगा, यहाँ पे जो थीटा बन रहा होगा, यहाँ पे जो थीटा बन रहा होगा और ये F3 और इसमें जो थीटा बन रहा है, ये एंगल्स भी इक्वल बनेंगे बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सो वी कैन राइट कि R, बिकॉज डिस्टेंस सभी इक्वल है तो सबको हम R लिख देते हैं, R इंटू F1। जो F1 है ये O के अलोंग कैसी रोटेशन देगा, F1 देखिए O के अलोंग ऐसे रोटेशन देगा, तो ये किस टाइप की होगी, एंटी क्लॉक रोटेशन होगी। एंटी क्लॉक को पॉजिटिव माना जाता है। F2 भी एंटी क्लॉक रोटेशन देगा, बिकॉज ये इसको ऐसे ले जाने की कोशिश करेगा तो एंटी क्लॉक रोटेशन देगा, प्लस R F2। और जो F3 है ये क्लॉकवाइज रोटेशन देगा, यानी कि नेगेटिव रोटेशन देगा, माइनस R F3 इक्वल टू 0। और यहाँ से आप देख सकते हो कि R कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा F3 इज इक्वल टू F1 प्लस F2। सो ऑप्शन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो इस वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होपफुली जो भी हमने आपको ये एक्सरसाइज में अराउंड 21 क्वेश्चंस कवर किए हैं, ये आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग इन्होंने इम्प्रूव की होगी। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लीव कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर इट। और अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आल्सो अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है हर टॉपिक के लिए, उनको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आल्सो अगर आप हमें कुछ डोनेशन देना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करके डोनेट कर सकते हैं। इससे हमें बेटर हार्डवेयर और बेटर बुक्स और न्यू बुक्स लेने में मदद मिलती है, जिससे हम आपके लिए और भी नया नया कंटेंट लेके आ पाएंगे। सो विद दिस इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली जो हमारा प्रयास है वो सफल रहेगा। एंड कीप ऑन शेयरिंग, कीप ऑन सब्सक्राइबिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।